नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर बीजेपी हेडक्वार्टर से आ रही है। बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम कट गए हैं, उनकी जानकारी भी मेरे पास में है, आपके साथ शेयर करूंगा। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी पीएम हाउस में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। यह मीटिंग पिछले करीब 2 घंटे से चल रही है। आज उम्मीद तो यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 150 उम्मीदवारों के नाम तय कर लेगी। चुनाव समिति की मीटिंग में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी। बड़े बड़े नेता इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, ये सारे स्वाभाविक नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट से यह पता लग जाएगा कि जिन मंत्रियों को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, किस सीट से मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा आज यह भी पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े नेताओं का पत्ता कटने वाला है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर ने जानकारी दी है कि यूपी में कम से कम 14 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दिल्ली में 7 में से 3 सीटों पर उम्मीदवार रिपीट होंगे, जबकि मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन और गौतम गंभीर का टिकट कट सकता है। हंसराज हंस को दिल्ली से पंजाब शिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया को इस बार राज्यसभा के बजाय लोकसभा में लाने की कोशिश होगी। दोनों नेता गुजरात की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान पहली लिस्ट में हो सकता है। आज इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बीजेपी सेंटर में लाएगी, क्या उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी, इसका जवाब मिलेगा। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि बीजेपी ने जिस तरह का प्रयोग मध्य प्रदेश में किया था उसी तरह का एक्सपेरिमेंट लोकसभा चुनाव में भी किया जा सकता है। बड़ी संख्या में नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को इस बार मायूस होना पड़ सकता है। जब ये लिस्ट सामने आएगी तो इससे बीजेपी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्य की सोच का अंदाजा मिलेगा। हो सकता है कुछ देर में लिस्ट सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी दफ्तर में क्या सुगबुगाहट है, देवेंद्र के पास क्या क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है, इसके लिए देवेंद्र पाराशर से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूपी को लेकर लगभग तय सीटें कौन सी हैं, किन लोगों को टिकट दी जा सकती है, देवेंद्र पाराशर ने क्या जानकारी दी है। तो सबसे बड़ा नाम ऑब्वियस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही उम्मीदवार होंगे। गोरखपुर से फिल्म स्टार रवि किशन, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, कन्नौज में डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक और आगरा से एसपीएस बघेल को फिर से रिपीट किया जाएगा। तो ये कुछ नाम है जो देवेंद्र पाराशर ने बताए थे। पिछले चुनाव में जिन 14 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे उन पर भी आज उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे, क्योंकि इनको लेकर काफी पहले से काम किया जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश को लेकर और क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, ये देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं जिन्होंने खबर दी थी। देवेंद्र, आपने जो सीटें बताई थी कुछ मैंने नाम शेयर किए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का, राजनाथ सिंह का, ये नाम बिल्कुल ऑब्वियस है। इसके अलावा और क्या अपडेट आप दे सकते हैं, किन किन सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं?
और जैसा कि बताया आपने रजत जी की जो 14 सीटें जहां पर बीजेपी के सांसद अभी नहीं है उत्तर प्रदेश में, 26 तारीख की जो कोर ग्रुप के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई थी, उस बैठक में उन 14 नामों को तय करके एक एक नाम ले लिया गया था। उन नामों को तय करने के पीछे का जो आधार था, वहाँ पर हर एक सीट पर एक एक ऑब्जर्वर भेजा गया था। उन ऑब्जर्वर्स को ये बताया गया था कि आपको अमुक अमुक व्यक्तियों से बातचीत करके उनसे पूछना है कि पार्टी के लिए कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस, उसके पक्ष में तर्क वितर्क भी देना था। और इन सारे फीडबैक्स के आधार पे एक सिस्टम बनाया गया। दूसरा सिस्टम संगठन की तरफ से जो नाम है, और तीसरा सिस्टम जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज के साथ सर्वे करा के पार्टी अपना रखती है। इन तीनों के साथ कोर ग्रुप की और बीजेपी के दो बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। तो यूपी के उन 14 हारी हुई सीटों के नाम भी तय कर लिए गए थे। इसके अलावा जो 66 सीटें हैं जहाँ पे उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोई दिक्कत ना हो, जैसे बस्ती की बात कर लें, वो से एकदम से हरीश द्विवेदी के लिए वो सीट मुकर्रर की गई थी। फतेहपुर सीकरी की बात कर लें तो राजकुमार चाहर जो कि बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए वो सीट रखी गई। तो इस तरह के नामों को भी लगभग तय कर लिया गया है। और अभी शाम 5 बजे से वो बैठक चल रही है जो प्रधानमंत्री आवास पे चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। वो तकरीबन 4 घंटे हो गया उस बैठक को हुए, तो उसमें से अधिकांश नामों पे लगभग मुहर लगती नजर आ रही है। और वहाँ पर सिंगल नाम हो जाने के बाद समझा जा सकता है कि जब बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति के सामने बैठक होगी तो फिर कितना कम समय लगेगा, बहुत आसानी के साथ वो नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। तो जो पहले राउंड में दिख रहा है कि जो एकदम से जहाँ पे उम्मीदवारी को लेकर कोई संशय ना हो, या फिर जहाँ उम्मीदवारी को लेकर बहुत ज्यादा संशय हो, इन दोनों को एक साथ बुके बनाकर उन नामों को फाइनल किया जा रहा है। रजत जी, तो जिन सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से भी कुछ नाम है आपके पास में? उनका उसमें नाम हो सकता है। और तीसरी सूची होगी जो राज्यसभा के बड़े नाम है, जो राज्यसभा से जो मंत्री। और रजत जी, निश्चित तौर पे उनमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के बदलने को लेकर चर्चा है, जिनमें से कुछ मंत्री भी हैं। हालांकि समझा जा सकता है कि जब तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ना हो और उसमें अंतिम मोहर ना लग जाए, फिर उन नामों को चर्चा करके लाना थोड़ा सा खतरनाक इस लिहाज से रहता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे में क्या है वो उस बैठक में ही निकालते हैं। और वहाँ पे हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग जहाँ सोचना, बकायदा उस नेता की लाइन में बताऊं कि वो कह रहे थे कि हम लोग जहाँ सोचना खत्म करते हैं, उसके आगे पीएम मोदी उस कैंडिडेट के बारे में, उस सीट के बारे में अपनी राजनीतिक समझ रखते हैं और वहाँ पर वो कई बार चौंका देते हैं। तो निश्चित तौर पर उसके लिए बैठक का इंतजार करना रहेगा। बिल्कुल देवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की रणनीति के बारे में परंपरागत तरीके से सोचना हमेशा गलत साबित होता है, और वो कई बार ये साबित कर चुके हैं। वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं और इसीलिए वो इतने बड़े लीडर हैं, इसीलिए वो अपनी पार्टी को जिताने वाले सबसे बड़े नेता हैं। अब उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली, ये 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुझे लगता है कि बड़ी शिद्दत से बीजेपी लड़ेगी, और वो इंश्योर करेंगे कि अगर यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ते हैं तो उनको पूरी तरह से हराया जाए। और तीसरा, इसी परिवार के वरुण फिरोज गांधी, उनके बारे में मुझे लगता है कि शायद उनका टिकट तो इस बार कट ही जाएगा। वरुण गांधी की सबसे पहले बात कर लें रजत जी, तो अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा है कि पार्टी के से अलग जाकर या पार्टी को पब्लिकली एम्बेरस करने जैसी स्थिति वो ना क्रिएट करें। ये कोशिश उन्होंने बार बार की है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के मार्फत से की है। लेकिन अब जैसा कि पहले मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कभी, क्योंकि कभी हमें दिखा नहीं कि वरुण गांधी के किसी स्टैंड को लेकर पार्टी के भीतर कोई बहुत रिएक्शन हो या बहुत तवज्जो दी जा रही हो। तो उस हिसाब से हैंडल तो किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या उनको इसी रूप में बरकरार करके फिर एक मौका दिया जा रहा है या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। रायबरेली सीट की बात करें तो उसको लेकर पार्टी के जो नेता हैं वो संकेत दे रहे हैं कि मनोज पांडे, जो कि अभी भी राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, मनोज पांडे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। अमेठी सीट पे तो ऑब्वियस बात है कि स्मृति ईरानी चुनावी अखाड़े में होंगी। स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को एक तरह से चैलेंज कर रही है कि वो आए। राहुल गांधी की तरफ से तो अभी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो अमेठी जाना चाहेंगे। लेकिन दिल्ली के जो नाम आपने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो मैं दर्शकों के साथ एक बारी जानकारी शेयर कर लेता हूं, फिर दिल्ली पर बात करेंगे। दिल्ली में देवेंद्र पाराशर का कहना है कि बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मनोज तिवारी, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का टिकट फाइनल है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कट सकता है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको मौका मिलना इस बार थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस की जगह
किसी और को उतारा जाएगा, हंसराज हंस को पंजाब भेजा जा सकता है। यानी दिल्ली की 7 सीटों पर फैसला हो चुका है, स्थिति साफ है। 4 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को दिल्ली में मौका देने जा रही है। और इस बार हम जानते हैं देवेंद्र, हम जानते हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, तो जरूरी है थोड़ी बहुत चिंता तो होगी। निश्चित तौर पर वो एक कंसर्न रहेगा, खासतौर पर कुछ सीटों को लेके। जैसे अगर उत्तर पश्चिम की सीट की बात कर लें तो वहाँ पर हंसराज हंस को लेके एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न मीनाक्षी लेखी की सीट को लेकर है। तीसरा कंसर्न चांदनी चौक पे डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्री से हटाया गया, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अगले चुनाव में शायद इनको टिकट भी ना दिया जाए। तो इन 4 नामों को लेकर जरूर कंसर्न है। और इसमें जो बात हम लोग बता रहे हैं कि इनके ऊपर खतरा है, वो इस लिहाज से कि आज शाम 5 बजे की बैठक से पहले, यानी कि 5 बजे की बैठक में जब पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, उससे पहले जितने नेताओं से बातचीत हो सकती है दिल्ली बीजेपी के जिन नेताओं से, वो 3 नामों को इंश्योर बताते रहे हैं। और वो 3 नाम वो जो कि मनोज तिवारी की बात कर लें, प्रवेश वर्मा की बात कर लें और रमेश विदोड़ी की बात कर लें। उसके अलावा 4 नाम पे कोई भी नेता ऐसा नहीं मिला जिनमें से एक भी ये कह दे कि हाँ इनको दोबारा से दिया जा रहा है। उससे सीधे सीधे ये समझ में आ रहा था कि उनके ऊपर खतरा है। हालांकि पैनल में, और ये बीजेपी की परिपाटी भी है कि पैनल में जो सिटिंग मेंबर होता है उसका नाम जाता जरूर है चुनाव समिति के सामने, वहां पर फिर जो एक्शन ले लिया जाए। जैसे अगर टिकट काटना भी हो, कोर ग्रुप में भी ये तय हो जाता हो कि हाँ इनका टिकट काट देना है, फिर भी बीजेपी ये परिपाटी रखती है कि जो सिटिंग मेंबर हैं कम से कम चुनाव समिति के सामने सिटिंग मेंबर के तौर पे उनका नाम उस सूची के पैनल में रहे और वहां पर फिर चुनाव समिति फैसला करे। तो उन 4 के नाम तो रहेंगे, उन 3 के अलावा, लेकिन उनके ऊपर खतरा जरूर है। जो 4 नए चेहरे होंगे उनके बारे में कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और बहुत सारे नाम हैं। जैसे उत्तर पश्चिम की बात कर लें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया है, उनका एक नाम है। नई दिल्ली सीट को लेकर भी कुछ युवा चेहरों के भी नाम है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से आप देखें तो 2 से 3 नाम है। इस दिल्ली की बात कर लें तो वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं, उनका नाम पैनल में है और बहुत ज़्यादा उनकी संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह के 3-4 नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब देखना होगा कि समिति में कौन से किस नाम पर मुहर लगती है। ये बात ठीक है कि नए नामों पर ज्यादा अटकलें लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज मैदान में रखते हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं एक बारी, जरा मैं दर्शकों को बताता हूं जो नाम आपने बताए। बंगाल में देवेंद्र पाराशर का कहना है कि बीजेपी ने 8 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किए हैं। बर्धमान दुर्गापुर से एसएस अहलूवालिया चुनाव लड़ेंगे। हुगली से लॉकेट चैटर्जी को फिर से मौका मिल सकता है। मेदिनीपुर से दिलीप घोष, बंदगांव से शांतनु ठाकुर, कूच बिहार से निशित प्रामाणिक, बालूघाट से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को टिकट मिलना लगभग तय है। और इसके अलावा बांकुरा सीट से बीजेपी केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को फिर से चुनाव लड़ा सकती है। और बंगाल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देवेंद्र पाराशर ने बताया, भोजपुरी गायक पवन सिंह का। और पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से चुनाव के मैदान में उतार सकती है। आप समझ लीजिए कि आसनसोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसनसोल से इस समय शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में गए थे। देवेंद्र, ये जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है और इंटरेस्टिंग नाम है पवन सिंह का, और बड़े सुपरस्टार है, तो शत्रुघ्न सिन्हा को हराना है, ये तय है। निश्चित तौर पर रजत जी, और ये बहुत दिलचस्प नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत रहेगी इस नाम के सामने आने के साथ ही। जैसा कि आपने बताया कि आसनसोल में बहुत ज़्यादा पूर्वांचल के, यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वोटर्स हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू की जो छवि रखते हैं, उन्होंने बहुत आसानी के साथ पिछले चुनाव में उसका फ़ायदा उठाया। पवन सिंह के जाने के बाद, जो कि अच्छे सिंगर के तौर पर, अच्छे फिल्म कलाकार के तौर पर भोजपुरी में अपनी ख्याति उन्होंने बना रखी है। और इसमें रजत जी दिलचस्प ये है कि पवन सिंह की खुद की इच्छा ये थी और उन्होंने बाकायदा पार्टी से अप्रोच करके ये कहा था कि उन्हें बिहार के आरा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन वहां पर पश्चिम बंगाल में आसनसोल की सीट पे उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। और समझा जा सकता है कि वो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। पवन सिंह के सामने शत्रुघ्न सिन्हा कम से कम बिहारी बाबू की छवि को कैश कर पाने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा शख्स भी उसी बैकग्राउंड से आता है। दूसरी दिलचस्प चीज थी कि एसएस अहलूवालिया के टिकट को फिर से रिपीट किया जाना। तीसरी दिलचस्प चीज रही कि लॉकेट चैटर्जी, जो कि पुरजोर कोशिश कर रही थी कि उनकी अपनी सीट बदल दी जाए, वो मना किया
दिया गया उनको कि आप उस सीट से सांसद हैं, आप एक बार फिर से वहीं जाएंगी। एक और नाम आएगा जो कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार के कोई व्यक्ति होंगे, शुभेंदु अधिकारी के पिता नहीं होंगे, ये हमें बताया गया कि क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनको नहीं लड़ाया जाएगा, जो कि अभी टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के परिवार का भी एक व्यक्ति वहाँ पर होगा। तो बंगाल में जिन नामों को हम लोग दिखा रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति के सामने, तकरीबन ऐसे ही नाम सब सामने रहेंगे। एक नाम रह गया, वो है बाबुल सुप्रियो का। जितना मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, अमित शाह को जानता हूं, वो आसानी से छोड़ते नहीं है जो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो अगर बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे लोकसभा का बाबुल चुनाव, सुप्रियो तो वहां पे विधानसभा में करके वहां पे मंत्री हैं, तो हाँ, लेकिन अगर ममता बनर्जी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाती है तो फिर उनको भी अच्छी तरह से पुरजोर कोशिश की जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल रजत जी, अगर वो खतरा ममता बनर्जी उठाते हैं तो उनको घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी बाबुल सुप्रियो को लेकर। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते उस सीट को लेकर खोले नहीं है कि अगर ममता बनर्जी लेकर आती हैं तब हमारी रणनीति क्या रहेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नज़र में है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा मुतमईन दिख रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाने वाले भी हैं, तो बीजेपी को एकदम से भरोसा है कि पिछली बार की टैली से ज़्यादा सीटें होंगी। बीच में एक और चर्चा आई थी कि बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह, जो कि बीजेपी छोड़ के टीएमसी जा चुके हैं, दोबारा आ सकते हैं। हमारे सोर्सेज ने यह बताया कि ऐसा नहीं है, अर्जुन सिंह बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, रजत, अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो आपने नाम बताए हैं, जो नाम लगभग तय है, और मैं बार बार लगभग हो सकते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ये देवेंद्र पाराशर की जानकारी है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, सिरसा से सुनीता दुग्गल, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद से सिटिंग एमपी कृष्णपाल गुर्जर का टिकट पक्का है। तो देवेंद्र, ये ऐसे नाम आपने बताया कि जो लगभग पक्के हैं, तो बाकी जो 6 सीटें हैं हरियाणा की, उसको लेकर क्या लग रहा है? इसमें रजत जी भिवानी महेंद्रगढ़ वाले पे डाउट रहेगा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ पे ज़्यादा संभावना इस बात की है, उसके बहुत ज़्यादा संकेत भी हैं कि शायद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। और धर्मवीर सिंह, जो कि 2 बार के वहाँ से सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनका टिकट काटा जाए। हालांकि उस कंपोजिशन को अगर आप देखें उस संसदीय क्षेत्र को रजत जी, तो 8 सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट जाट बहुल है, 3 विधानसभा सीट यादव बहुल है। और ऐसे में जाट का टिकट काट के यादव को लेकर जाना ये आसान काम नहीं था। भूपेंद्र यादव ने जब सीटों का चयन किया था तो 3 सीटों पे उन्होंने अपना सर्वे कराया था। ये इस लिहाज से कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में ये कहा था कि राज्यसभा के सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन राज्यसभा सांसदों से, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या सिर्फ राज्यसभा के सांसद हों, उनके पसंद की 3-3 चॉइस की सीटें मांगी थी। और उसी संदर्भ में हमें सोर्सेज से ये जानकारी मिली कि भिवानी महेंद्रगढ़, अलवर और गुरुग्राम, इन 3 जगहों पर भूपेंद्र यादव ने अपने लिए सर्वे कराया था, एक फीडबैक लिया था कि अगर उन्हें चुनाव वहां पे लड़ाया जाए तो कैसी स्थिति रहेगी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि भिवानी महेंद्रगढ़ से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि अब वो राजस्थान नहीं जाएंगे, हरियाणा से ही लड़ेंगे और ये सीट उनके लिए सेफ रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर में ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा कि अगर आप एक जाट को काट के वहाँ पे दूसरे यादव कैंडिडेट को उतारते हैं तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं आने जा रही है। और उस लिहाज से पार्टी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो है कि भूपेंद्र यादव, सुनीता दुग्गल की बात कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह। हाँ, बताइए, आप पहले बात पूरी करिए। भूपेंद्र यादव के बारे में ये कह रहा था कि भूपेंद्र यादव इस सरकार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो वो एक सेफ सीट पर लड़े, एक कोशिश रहेगी। लेकिन आपने जो दूसरी बात की वो ज्यादा बड़ी है, वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा। कैंडिडेट कौन है बीजेपी का, किस सीट से, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। आप बिल्कुल रजत जी, और पिछले अगर 20 साल की अगर बात करें तो जितने चुनाव को मैंने कवर किया है उसमें पहली बार ऐसा सुनने को मुझे मिल रहा है कि बीजेपी में कि जो कैंडिडेट जब टिकट मांगने जा रहे हैं बड़े नेताओं के पास, तो वहां पर इस बात को पहली लाइन में वो कहते हैं कि वैसे तो उस सीट से आप किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे तो वो जीतेगा, लेकिन अगर आप मुझे दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। आमतौर पर होता यह है कि जाकर उम्मीदवार बड़े नेताओं के सामने ये परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ये सीट मुझे नहीं दी तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी, मैं सबसे अच्छा लड़ पाऊंगा। इस बार रजत जी एकदम उलट है, और ये किसी एक प्रदेश में नहीं है, ये हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि जब पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत हो रही है, प्रभारियों के साथ बातचीत हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ या राष्ट्रीय नेताओं के साथ, तो पहली लाइन वो ये कहते हैं कैंडिडेट कि यहाँ से तो कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का होगा, जीतेगा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कमल का फूल ही एक निशान होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल का फूल वही स्थिति दिख रही है। और वहां पर
पर समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए कितनी मुफीद स्थिति है कि अगर उन्हें कैंडिडेट्स का चयन करना है तो कितने कंफर्टेबल पोजीशन में चयन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसे भी लड़ाएंगे चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी ही है। देखिए, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी भी लीडर के लिए कि लोकसभा चुनाव जो क्रूशल चुनाव है उसमें अपने सरकार के मंत्रियों को जो राज्यसभा में हैं उनको मैदान में उतारें। ऐसे नेता जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है, तो ये नरेंद्र मोदी का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस बार बार नजर आता है। हमें याद है गुजरात में उन्होंने पूरी की पूरी सरकार बदल दी थी। ये आसान नहीं होता है। गुजरात में लोकसभा चुनाव में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो देवेंद्र ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल है। गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर से लड़ना तय है, इसमें तो लगभग कहना भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से फिर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के बड़े कद्दावर नेता हैं, चुनावी रणनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब तक राज्यसभा के मेंबर रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया वो भावनगर सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं और एक और केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्हें भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो ये 2 लोग जो राज्यसभा में हैं देवेंद्र, ये उसी लिस्ट में आते हैं जिस रणनीति के तहत राज्यसभा के मेंबर्स को नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। और इनके अलावा भी अगर नामों की बात कर लें तो हालांकि आज वो नाम नहीं होंगे क्योंकि उड़ीसा स्टेट आज नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि संबलपुर से उड़ीसा के, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव की बात तो हम लोगों ने कर ही ली। इसके अलावा केरला से राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं और तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री है वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण और जयशंकर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, लेकिन वो जो हमारी जानकारी है सोर्सेज के द्वारा उसके हिसाब से वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने तो बाकायदा पार्टी को काफ़ी पहले ही बता दिया था इस बात को लेकर, हाँ वो कैंपेन में निश्चित तौर पे पूरी तरह से एक्टिव रहेंगी। तो ये 7 से 8 ऐसे राज्यसभा के सांसद जो कि केंद्र में मंत्री हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 2 उनमें से पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर ले, पीयूष गोयल को लेकर भी चर्चा है देवेंद्र, गुजरात से चुनाव लड़ेंगे। आज जो सीटें फाइनल होगी रजत जी, जी पीयूष गोयल को भी कहा गया था अपनी पसंद की 3 सीटें चुनने के लिए। हाँ, 3 सीटें कहा गया था रजत जी, और जो हमारे सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है नॉर्थ मुंबई से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारी भी उनकी हो चुकी है। इसके अलावा भी 2 सीट उन्होंने देखी थी जिनमें से 1 सीट तो दिल्ली NCR के नज़दीक थी, लेकिन नॉर्थ मुंबई उनकी पहली पसंद थी और नॉर्थ मुंबई से सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। रजत जी, तो गुजरात में 2 राज्यसभा के ऐसे लोग जो मिनिस्टर्स हैं ये दोनों चुनाव के मैदान में उतरेंगे, तो क्या कई सिटिंग MPs के टिकट काटे जाएंगे? कुछ के जरूर वहां से काटे जा रहे हैं क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा नॉन नेम नहीं थे, तो उन सब की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की लिस्ट की अगर बात कर लें रजय जी, तो आज उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, अंडमान, गोवा, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड, ये सारे राज्य हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, ये सारे वो राज्य हैं जो कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज का एजेंडा है। जैसे शाम 5 बजे से जो बैठक PM के यहाँ चल रही है या चुनाव समिति के सामने जो नाम आएंगे वो इन सभी राज्यों के कैंडिडेट्स पर ही चर्चा होगी। आगे की चुनाव समिति की बैठक में दूसरे राज्यों के नाम आएंगे। रजा जी, देवेंद्र, झारखंड की 14 में से 4 सीटों के बारे में आपने बताया है कि यहाँ कैंडिडेट फाइनल है। एक तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी से चुनाव लड़ना लगभग तय है। गोड्डा से निशिकांत दुबे, इनका चुनाव लड़ना ऑलमोस्ट तय है। चतरा से सुनील कुमार और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, ये 4 सीटें हैं जिनके बारे में देवेंद्र पाराशर ने जानकारी दी है, लगभग तय है। तो झारखंड को लेकर के और क्या आप बता सकते हैं हम लोग देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल रजय जी, जैसे ये चारों नाम एकदम से तय इस लिहाज से हैं कि जो अलग अलग माध्यम था स्क्रूटनी करने का, उन माध्यम में भी यही सब नाम सामने आया। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि कोई सेकंड चॉइस, कोई थर्ड चॉइस नहीं रहा और वहां पर पार्टी ने बहुत आसानी के साथ उन फैसलों कर लिया है। झारखंड में 2 या 3 नए चेहरों को उतारने की प्लानिंग चल रही है और उसको लेकर बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा किया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके साथ बातचीत हुई है बीजेपी के टॉप लीडरशिप की और उस लिहाज से कुछ नए 2 या 3 नए चेहरों को उतारा जा रहा है। झारखंड में पार्टी की ये कोशिश है कि लोकसभा के वैसे
ऐसे सांसदों को उतारा जाए जिनका इम्पैक्ट अगले विधानसभा चुनाव पर भी रहे, और उस लिहाज से वहाँ पर उन नामों को तय किया जाएगा। और एक दूसरी चीज़ रजा जी कि जैसे आज के जो विषय हैं या पिछले 2 दिन जो बैठक चली थी, कल भी दिन भर की बैठक चली थी, 26 को भी जो बैठक चली थी, इनमें वो राज्य नहीं है जहाँ पार्टी को गठबंधन करना है। जैसे पंजाब में हालांकि अभी गठबंधन नहीं है, लेकिन अकाली दल के साथ एक संभावना है, उन नामों को आज नहीं रखा गया है। बिहार, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों को अभी नहीं लिया गया है, वहां पहले सहयोगी दल से बातचीत हो जाएगी और उसके बाद उसको किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जरूर गठबंधन है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी क्योंकि फाइनलाइज है लगभग एक तरह से कि चाहे जयंत चौधरी को 2 सीट देना है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 1 सीट देना है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको घोसी की सीट दी जा रही है। तो इन सारे क्योंकि छोटे छोटे सहयोगी दल थे तो वहाँ कोई बड़ा मसला नहीं था। जहाँ बड़े सहयोगी दल हैं बिहार, महाराष्ट्र, इनको अभी रोक कर रखा गया है, इनकी बैठक आगे होगी। रजा जी, तो देवेंद्र, एक बड़ी खबर जो आपने बताई है, एक बार फिर से दर्शकों को बताने वाली बात है, पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पीयूष गोयल ने अपनी सीट का चुनाव किया है, 3 सीटों पर उन्होंने सर्वे किया था। इसी तरह से भूपेंद्र यादव महेंद्रगढ़ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने भी सर्वे के आधार पर इस सीट से लड़ने का फैसला किया है और इस पर अगर चुनाव समिति की मोहर लगी तो ये दोनों केंद्रीय मंत्री इस बार लोकसभा के मैदान में नजर आएंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। ऐसा राज्य है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। अल्मोड़ा से अजय टम्टा फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। नैनीताल ऊधम सिंह नगर से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का टिकट पक्का माना जा रहा है और टिहरी गढ़वाल से माला राज्यलक्ष्मी शाह का टिकट भी लगभग तय है। तो एक बार फिर से देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, उत्तराखंड की सीटों में कोई पेच है? उत्तराखंड की अगर बात करें रजा जी तो 5 के 5 सांसद अभी बीजेपी के पास हैं। उत्तराखंड का फीडबैक भी यही है कि उन 5 सीटों पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो तो चुनाव बहुत आसानी से जीतेगा, लेकिन पार्टी इक्वेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है ताकि आगे के पॉलिटिक्स पर भी उसका असर पड़े। उत्तराखंड में 3 सीटें ऐसी हैं जो कि गढ़वाल रीजन की है, 2 सीटें हैं जो कि कुमायूं रीजन की है। गढ़वाल सीट, कुमायूं रीजन की जो दोनों सीटें हैं, चाहे अल्मोड़ा की बात कर लें या नैनीताल की बात कर लें, वहाँ पर दोनों कैंडिडेट रिपीट किए जा रहे हैं, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल की 3 सीटों में से 1 सीट टिहरी वाली है, जो महारानी है विजयलक्ष्मी, उनको सिर्फ रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा 2 सीटों पे कैंडिडेट्स फाइनल होना बाकी है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हरिद्वार की सीट है, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अभी सांसद हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय है। रजा जी, तो हरिद्वार से नया कैंडिडेट होगा, ये आपकी जानकारी है, अब इंतजार करेंगे। राजस्थान की बात करते हैं। देवेंद्र ने बताया कि राजस्थान की 25 में से 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम पक्का है। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल का नाम पक्का है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम तय है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी का टिकट पक्का है। इसी तरह चुरू से राहुल कासवान और झालावाड़ 12 से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। देवेंद्र, राजस्थान के बारे में और क्या बता सकते हैं हम दर्शकों को? इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उसमें टिकट काटे जा रहे हैं, जैसे अजमेर की बात कर लें या जयपुर की बात कर लें। ऐसे कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ सरप्राइज दिखेगा आपको, कुछ नए नए नामों को लेकर लाने की तैयारी है। उसमें जो पैनल आया था रजत जी आज शाम 5 बजे की बैठक से पहले, उस पैनल में अधिकांश सीटें ऐसी थी, लगभग 10 के आसपास ऐसी सीटें थी जिस पर 2 या 3 नाम थे। और पिछली बार क्योंकि जो लोग विधायक बन गए उन सीटों को तो छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा 4 से 5 नए चेहरों को राजस्थान में भी उतारा जा रहा है। उन चेहरों में से मुहर किस नाम पर लगेगी उसके लिए बैठक का इंतजार रहेगा, लेकिन लगभग 10 सीटें ऐसी होंगी जिस पर बीजेपी इस बार कैंडिडेट्स बदल रही है राजस्थान में। जी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 1 सीट पर कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र, ये वो सीट है ना जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है, इसको बड़ी शिद्दत से लड़ेगी बीजेपी। जी हाँ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पे, तो समझा जा सकता है कि वो तो चीज़ बहुत आसानी के साथ उनके पास झोली में आ रही थी। और क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इतनी शानदार सफलता हासिल हुई, विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के हैं, तो बहुत आसानी के साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उनके ऊपर कायम रहा। मध्य प्रदेश में जो 2 दिलचस्प चीज़ें हैं जिस पर नज़र टिकी रहेंगी कि क्या
ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, केपी यादव बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी एकदम नहीं बनती है। पहले क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, वो यादव बीजेपी में, और एकदम 36 का रिश्ता था। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद वो खाई और ज़्यादा चौड़ी हुई है, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं तो फिर उनका केपी यादव क्या होता है। दूसरी नज़र टिकी रहेगी इस बात पर कि क्या विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ये दो चीज़ें दिलचस्प रहेंगी। भोपाल के कैंडिडेट की बात कर लें, प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें, तो लगभग तय माना जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा इस बार। तो मध्य प्रदेश में मोटे तौर पे स्थिति साफ है, उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज की उम्मीद नहीं है, सिवाय इन दो नामों के, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के। रजत जी। देवेंद्र, अब जितनी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं, जिस तरह से सीटों के बारे में विश्वास के साथ जानकारी दे रहे हैं, तो मेरा मन तो यह कि आपसे बात करते ही जाऊं, लेकिन समय की सीमाएं हैं। मैं जैसे ही आपके पास कुछ और नाम आएंगे आपसे फिर से बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी और इतनी सटीक जानकारी देने के लिए। देवेंद्र पाराशर ने बहुत सारे नाम तो बता दिए, लेकिन इन नामों में 3 बड़ी खबरें उन्होंने बताई हैं। एक तो यह कि पीयूष गोयल इस बार नॉर्थ मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, बड़ी बात है। दूसरी है कि हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कटना तय है। और तीसरी है कि राजस्थान में बीजेपी इस बार कम से कम 10 सीटों पर सिटिंग एमपीज के टिकट काटेगी, नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले देवेंद्र ने बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी दी। जब भी उन्होंने बताया ये हमेशा सही निकली है, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी लिस्ट ठीक ही होगी, लेकिन फिर भी हम सबको फॉर्मल ऐलान का इंतजार करना चाहिए। जो कुछ हमने बताया ये हमारे सोर्सेस के जरिए मिली खबरें हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग से जैसे ही कोई अपडेट आएगा, जो कॉन्फर्मेशन आएंगी, मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना कहना पड़ेगा कि इलेक्शन लड़ने में और लड़ाने में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में मोदी जैसा कोई नहीं, और चुनाव के मैदान में मेहनत करने में मोदी के बराबरी कोई नहीं कर सकता। मोदी विरोधी मोर्चे के नेता अभी झटकों से उबर भी नहीं पाए हैं, पर मोदी ने युद्ध स्तर पर कैंपेन शुरू कर दिया है। वो तमिलनाडु और केरल में जब गए, मोदी के सभाओं में जिस तरह की भीड़ आई, जिस तरह का जोश दिखाई दिया, उसने डीएमके, यूडीएफ और एलडीएफ की नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र में मोदी ने जिस तरह से कैंपेन शुरू किया है, उससे शरद पवार चौंक गए हैं। अब अगली बारी झारखंड, बिहार और बंगाल की है, जहां नरेंद्र मोदी बीजेपी का एजेंडा सेट करेंगे और विरोधियों को अपसेट करेंगे। जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, जो नाम हमने आज जिनका जिक्र किया, इसकी प्लानिंग मोदी ने काफी पहले कर ली थी। कई महीने पहले जो नेता राज्यसभा में हैं, मिनिस्टर हैं, उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उन्हें 3-3 सीटें चुनने का अधिकार दिया गया था। उन्हें उनकी पसंद की सेफ सीट दी जाएगी, यह प्रॉमिस किया गया था। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को इशारा दिया गया कि उन्हें शायद इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। विरोधी दलों के नेता अपनी जी सीटों को पक्का मानते हैं। वहां मोदी की पावर के साथ साथ एडिशनल बूस्टर डोज का इंतजाम किया गया है। जैसे रायबरेली का जिक्र हमने किया, मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल करवाना इसका एक एग्जाम्पल है। उन्हें रायबरेली से लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा ने कई महीने पहले उन सीटों का असेसमेंट कर लिया था जो बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में कमजोर साबित हुई थी। इन सारी सीटों पर जीत के लिए क्या करना है, किसे लड़ाना है, किसका साथ लेना है, इसकी रणनीति तैयार करी गई थी और नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी प्लानिंग की, इस पूरी रणनीति की किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और यह नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर है। वो हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाते हैं, मीडिया को चौंकाते हैं, अपने फैसलों से सबको हैरान करते हैं और अपने विरोधियों से 10 कदम आगे रहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत यह है कि वो फिलहाल सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का झंझट और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने में बिजी है। हिमाचल प्रदेश में डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 48 घंटे की मशक्कत के बाद दावा किया है कि सारा झगड़ा सुलझ गया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष
प्रतिभा सिंह के बीच सुलह हो गई है और अब सरकार को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी। जिन विधायकों की मेंबरशिप गई है वो सारे के सारे प्रतिभा सिंह के कैंप के हैं। इसलिए प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह परेशान हैं, असमंजस में हैं। अब उनका गुट कमजोर हो गया है। सुक्खू ने भी आज आलाकमान को दिखा दिया कि अभी भी उनके साथ 32 विधायकों का सपोर्ट है। इसीलिए उनकी कुर्सी पर मंडराने वाला खतरा फिलहाल टल गया है। जब सारी स्थिति साफ हो गई तो भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल ने एक बार फिर सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह को बुलाया, साथ बैठाकर बात की और तय यह हुआ कि सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसके लिए कमेटी बनेगी जिसमें चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 3 मेंबर होंगे जिनके नाम हाईकमान तय करेगा। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट्स थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में, अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। हालांकि हुड्डा जितने सरल लफ्जों में सुलह की बात कह रहे हैं वो उतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने बार बार और साफ साफ कहा है कि उनकी नाराजगी चीफ मिनिस्टर सुक्खू से है। सुक्खू उनके करीबियों की अनदेखी कर रहे हैं। ऑब्जर्वर को बताया गया कि कांगड़ा बीजेपी का गढ़ है और फिर भी कांगड़ा से कांग्रेस के 10 विधायक जीते और सुक्खू ने उनमें से एक को भी सेट नहीं किया, किसी को सम्मान नहीं दिया, सबकी अनदेखी की, क्योंकि ये सब प्रतिभा सिंह के करीबी है। प्रतिभा सिंह का यह भी कहना है कि भले दावा किया जाए कि जिन विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला वो सब उनके गुट के हैं, लेकिन इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता है कि उनमें से 4 विधायक हमीरपुर से आते हैं जो चीफ मिनिस्टर सुक्खू का अपना इलाका है। जब सुक्खू अपने इलाके के विधायकों को नहीं संभाल पाए तो पूरे प्रदेश में पार्टी को कैसे संभालेंगे। क्योंकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह अपनी नाराजगी पब्लिकली जाहिर कर रहे थे, इसलिए ऑब्जर्वर्स ने उनसे 3 राउंड बात की। पता चला कि आखिरी मीटिंग में प्रतिभा सिंह ने अपनी डिमांड रखी, कहा फिलहाल उनके समर्थक विधायकों को अगर मंत्री नहीं तो कम से कम निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष और चेयरमैन बनाया जाए और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में फ्री हैंड दिया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनकी मांगे मानने का वादा किया, जिसके बाद प्रतिभा सिंह उनके साथ मीडिया के सामने आई और राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी के हार पर अफसोस जताया। हालांकि नाराजगी की बात पर प्रतिभा ने कहा कि वो देखेंगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कैसे काम करती है और उनकी शिकायतों का निपटारा कैसे होता है, उसके बाद ही वो कुछ डेफिनेटली कह पाएंगी। वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं, हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सैटिस्फाई हो कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी, जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा
जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना तो पार्टी उसको पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर। लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है, वैसे तो हम कर ही रहे हैं और अंततः इन चारों सीटों में विजय हासिल कर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने निशाना लगाया बीजेपी पर। सुक्खू ने कहा जब से वो सत्ता में आए हैं तब से ही उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के बारे में सुक्खू ने कहा अगर वो पार्टी में वापस आते हैं तो उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह वो बीजेपी के हाथों बिके उसके बाद प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए, उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने बड़ी समझदारी की बात की, लेकिन हिमाचल में सुलह दिखाई दे रही है, शांति कब तक रहेगी ये कोई नहीं बता सकता। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य मजबूरी में माने हैं, उनके तेवर अभी भी तल्ख हैं, लेकिन संख्या बल फिलहाल सुक्खू के साथ है। इसलिए इन दोनों ने कांग्रेस हाईकमान को वक्त दिया है और खुद अपने लिए भी टाइम बाय किया है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके मन मुताबिक मेंबर न रखे गए, उनके लोग को ठीक से एडजस्ट नहीं किया गया, तो मोर्चा फिर खुल सकता है। दूसरी तरफ जिन 6 विधायकों की सदस्यता गई है, वो हो सकता है अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। सब अपने अपने इलाकों के मजबूत नेता हैं। राजेंद्र राणा तो प्रेम कुमार धूमल को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। अगर वो बीजेपी के टिकट पर जीते तो कांग्रेस की सरकार फिर खतरे में होगी। उस वक्त बाजी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के हाथ में होगी। मुझे लगता है कि प्रतिभा सिंह अब उस मौके का इंतजार करेगी, लेकिन इस सारे मामले में राज्यसभा का चुनाव जीतने वाले हर्ष महाजन को नहीं भूलना चाहिए। वो पुराने कांग्रेसी हैं, चतुर राजनेता हैं, प्रतिभा सिंह के परिवार के करीबी हैं। वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में सिर्फ एमपी बनने नहीं आए थे। जानकारों का कहना है कि हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश में सरकार पलटने के इरादे से बीजेपी में शामिल हुए और वो देर सवेर ये खेल करके रहेंगे। हिमाचल में कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया लगता है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा झंझट खत्म नहीं हो पा रहा। आज सीटों के बंटवारे पर बात करने के लिए महाविकास अघाड़ी की लगातार तीसरे दिन मीटिंग हुई और आज भी यही कहा गया कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, सारी बातचीत हो गई है, लेकिन ऐलान बाद में होगा। पता यह लगा कि आज शरद पवार के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित विकास अघाड़ी को कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर ने कल 48 में से 27 सीटों पर दावा ठोक दिया था। कहा था उनकी पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, बाकी महाविकास अघाड़ी तय कर ले उन्हें कितनी सीटें देनी है। इसके बाद मामला उलझ गया और इसीलिए देरी हो रही है। दूसरी तरफ शरद पवार ने आज एक और खेल कर दिया। पवार ने
एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बारामती में अपने घर लंच पर इनवाइट किया है। असल में 2 मार्च को बारामती में महाराष्ट्र सरकार का नमो रोजगार सम्मेलन होना है। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार इसमें शामिल होने के लिए 2 मार्च को बारामती जाएंगे, जिसमें विद्या प्रतिष्ठान में यह सम्मेलन होना है। शरद पवार उस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। बस इसी बहाने शरद पवार ने तीनों नेताओं को घर पर इनवाइट कर लिया। लेकिन पवार की इस चाल से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। अब एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें, क्या करें। छगन भुजबल ने कहा कि अजीत पवार को शरद पवार के नेता आया तो है, ये अच्छी बात है, लेकिन तीनों नेताओं को वहां जाना है या नहीं, ये वो खुद तय करेंगे। अजीत पवार जी ने मुझे खत दिखाया, ठीक है, वो उनका भी देखिए, उन्होंने कहा उनका बड़प्पन है क्या, अब उसके पीछे क्या है, कैसे बोल कर मुझे वो शक लेना तो ठीक नहीं है। और उन्होंने तो कहा कि भाई मैं यहाँ की मेरी लड़की यहाँ की सांसद है, मैं सांसद हूँ, आ रहे हैं, और प्रोग्राम भी जो है मेरे जो इंस्टीट्यूट के जो है भीतर किधर है, तो आप लोग आइए और खान पान के लिए, भोजन के लिए। अब ये तो नहीं पता कि ये तीनों लोग जो अगर जा रहे हैं तो फिर क्या करते हैं, ये तो नहीं पता। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि पवार साहब अगर किसी को बुलाएंगे तो उसे वहां जाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे कंफ्यूजन तो पैदा होगा। शरद पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वो एक ज्येष्ठ नेता है, अगर उन्होंने बुलाए तो जाना पड़ता है, उसका कोई गलत अर्थ ना ले। चुनाव सामने है तो उन्होंने नहीं बुलाना चाहिए ना। वो ज्येष्ठ नेता है, उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि कन्फ्यूजन हो रहा है। हमारी राजनीति ऐसी है कि राजनीति कभी भी पर्सनल लेवल पे नहीं जाते, इसीलिए इसको महाराष्ट्र बोले जाते हैं। बड़ा वाला राष्ट्र है, उसको महाराष्ट्र बोला है, तो महाराष्ट्र का मन भी बड़ा रहता है। वो ऐसे नहीं सोचते कि ये हमारे विरोधी है तो उनके घर क्यों जाना है। मोदी साहब भी जाते हैं, वो भी उनके प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने बहुत ये भी किया था, लेकिन वो भूल जाते हैं। उन्होंने नहीं भूलना चाहिए। मोदी साहब ने उनको कितनी आस्था दी है, कितना प्रेम दिया है, और उनको मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। शरद पवार हर थोड़े दिन में कोई सरप्राइज देते हैं, सबको चक्कर में डाल देते हैं। बारामती के जिस विद्या प्रतिष्ठान में समारोह हो रहा है, शरद पवार उस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, पर सरकार ने उनको इनवाइट नहीं किया। चीफ मिनिस्टर शिंदे और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस और अजीत पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शरद पवार ने इन तीनों नेताओं को उसी दिन बारामती में अपने घर इनवाइट करके नहले पर दहला चल दिया। अजीत पवार तो उनके घर के हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन अजीत पवार बारामती में अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हैं। शिंदे भी पवार के घोर विरोधी हैं। पवार का नाम लेकर उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी, लेकिन पवार ने इन सब बातों की परवाह किए बगैर तीनों नेताओं को घर पर बुलाया है। अब ये नेता सोचते रहेंगे कि पवार साहब के इनविटेशन पर जाएं या ना जाएं, लंच करें या ना करें, वहां जाने से राजनीतिक नुकसान होगा या फायदा होगा। शरद पवार के इस इनविटेशन से हर कोई कंफ्यूज्ड है, परेशान है। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डाइनिंग टेबल पर पवार साहब कहीं पलटी ना मार दें, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में पवार की पार्टी को सबसे कम सीटें दी जा रही है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस इसलिए परेशान होंगे कि कहीं शरद पवार अजीत पवार के साथ मिलकर कोई नया दांव न चल दे। और यह सारा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता शरद पवार के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की सख्ती और संदेश खाली की पब्लिक के प्रेशर के सामने ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। 56 दिन से फरार शेख शाहजहां को बंगाल की पुलिस ने 48 घंटे में खोज लिया और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और उसे 10 दिन के रिमांड में सीआईडी के हवाले कर दिया गया। शेख शाहजहां के खिलाफ 42 केसेस दर्ज हैं, जिनमें जमीनों पर कब्जे, महिलाओं का रेप, आम लोग की संपत्ति हड़पने, ऐसे दर्जनों मामले हैं। लेकिन बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को रेड के लिए जब पहुंची तो ईडी की टीम पर हमला करने के केस में उसे अरेस्ट किया गया। मजे की बात यह है कि शेख शाहजहां को पुलिस ने संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना के मीना खान एरिया से गिरफ्तार करने का दावा किया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही संदेश खाली पहुंची
तो वहां के लोगों ने जश्न मनाया। संदेश खाली में सिंदूर खेला हुआ, महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, शंख बजाए और थाली बजाकर नृत्य भी किया। इन महिलाओं ने कहा यह सही है कि शेख शाहजहां अभी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, उसे सजा नहीं मिली है, लेकिन न्याय की उम्मीद तो जगी है और उसके आतंक से, उसके जुल्म से अब इन्हें मुक्ति मिलेगी। कुछ महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे शेख शाहजहां कभी जेल से बाहर ना आ सके। हम खुश हैं पर फिर भी हम आतंक में हैं। अगर छूट जाए तो फिर हमारे साथ क्या होंगे हमें नहीं पता। क्या आप लोगों को ये पता है कि गिरफ्तारी उसकी ईडी के मामले में हुई है, लेकिन आप लोगों ने जो एलिगेशन लगाया था उस पे नहीं हुई है? नहीं, अभी तो हमें पता चल रहा है कि उस मामले में अभी हुआ नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की जो महिला है उन्होंने अभी बताया नहीं, मैंने हमारी केस नहीं अभी हुआ है, पर हम लोग इतना केस दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम केस नहीं दिए। आपको लगता है जस्टिस हुआ है? अभी न्याय मिला है? न्याय तो मिला है पर अभी अच्छा से हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है। अत्याचार भी आपको लग रहा होगा? डर है, अभी भी डर है कि हम लोग जज साहब से यही उम्मीद करेंगे कि उसको कभी ना छोड़े, पूरा जिंदगी वो जेल में ही रहे। शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया, शिबू हाजरा गिरफ्तार हो गया, तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि हम लोगों के घर पे आके हमला हुआ है, इसलिए हम लोगों का डर है। हम लोगों के घर में आए हैं, रात को हम लोग शोर मचाए हैं, सब औरत लोग इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को भगाए हैं, फिर पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों का डर है। वो ममता सरकार या ममता की पुलिस पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, उन पर कोई भरोसा नहीं है। वो कैसे औरत है हमें नहीं पता। हम लोगों का औरत दुख मना, हम लोगों का दुख उस औरत को दिखती ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं दिखते, हमें नहीं पता, पर औरत तो औरत का दुख देखते हैं ना। सरकार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। आए हैं पर वो लोग आके हमें और उल्टा धमकी देके गए हैं। हाँ, बता तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब ऐसा मतलब फनला पर बोल के जा रहे हैं। हमारे कोई बयान नहीं लिए उन लोगों ने। इन महिलाओं के मन में शाहजहां शेख का डर इतना क्यों है, इसका अंदाजा आज उस वक्त की तस्वीरों से लग गया जब शाहजहां को बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस जब शाहजहां शेख को लेकर कोर्ट पहुंची तो शेख शाहजहां पूरी अकड़ में हाथ हिलाते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए कोर्ट पहुंचा। बंगाल पुलिस के अफसर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कोर्ट में पुलिस ने जो रिमांड कॉपी पेश की उसमें बताया गया कि शेख शाहजहां ने माना है कि 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला उसने करवाया था। ईडी की टीम से जो सामान लूटा गया और जिन हथियारों से हमला किया गया वो उसने दूसरे राज्यों में छुपा रखे हैं, उसे बरामद करना है। ईडी की टीम पर हमले में शामिल शेख शाहजहां के साथियों को गिरफ्तार करना है, इसलिए उसे पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने शेख शाहजहां को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाता, उससे पहले शेख शाहजहां के वकील कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए और बेल पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा शेख शाहजहां कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, उसके खिलाफ रेप, जमीनों पर कब्जे, मारपीट और सरकारी टीम पर हमले जैसे 42 संगीन मामले हैं। वो 56 दिन तक फरार रहा, कोर्ट के कहने पर भी पेश नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे जमानत दे दी जाए, उसकी बेल पिटीशन पर तुरंत सुनवाई कर ली जाए, यह संभव नहीं है। जज ने कहा कि कोर्ट को शेख शाहजहां जैसे अपराधी से कोई सिंपैथी नहीं है। कोर्ट ने शाहजहां शेख के वकील से कहा उसे कुछ दिन पुलिस की कस्टडी में रहने दीजिए, अर्जेंट हियरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब बीजेपी संदेश खाली के सारे केसेस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की कोशिश है कि शेख शाहजहां बंगाल पुलिस के कब्जे में ही रहे, सेंट्रल एजेंसीज के हाथ न लगे। हालांकि जिस तरह से संदेश खाली में शेख शाहजहां के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है, महिलाएं जिस तरह अपने साथ हुए जुल्मों की दास्तान सामने आकर बयान कर रही हैं और कोर्ट ने जिस तरह का सख्त रुख अख्तियार किया है, उसके बाद अगर हाईकोर्ट संदेश खाली के केसेस की जांच सीबीआई के हवाले कर दे तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए।